नमस्ते बच्चों। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि पेपर का डिस्कशन वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा पहला पेपर था। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आया कि जो सेक्शन था आखिरी वाला असर्शन एंड रीजन, उसमें उनको प्रॉब्लम रही, मोर देन वन में लोगों को दिक्कत आई। तो चलिए हम देखते हैं कि पेपर, इसमें हम ये भी समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और दूसरा इन जनरल माइंडसेट क्या रखना है पेपर सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी बच्चों आप देखिए सेक्शन 1, इसमें लिखा हुआ है ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ये सिंपल सबसे सिंपल फॉर्मेट है जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब करेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट है, कभी कभी पूछता है कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से हमें अपना आंसर पिक करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है और पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, अगर मैं रीड करूं तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बच्चों ये ऑप्शन तो करेक्ट है, आप भी मानेंगे ये बात तो कि ये करेक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। यस और नो? सो दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन, सो विल नॉट बी पार्ट ऑफ आंसर। देन बच्चों बॉम्बे पूछा हुआ है इसने a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। ये ऑप्शन बच्चों गलत है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। इसका करेक्ट वर्जन क्या होता? इसका करेक्ट होता a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, नॉट b क्रॉस a। तो ये गलत हो गया। अब सिंगल करेक्ट में आप पहले ही देख लीजिए कि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? बॉम्बे। ठीक है, चेन्नई भी फिलहाल चेक कर ही लेते हैं। a डॉट b प्लस c, इसे उसने लिखा हुआ है a डॉट b प्लस a डॉट c। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। डेली ऑप्शन अगर मैं देखूं तो वो है a क्रॉस b प्लस c। तो इसमें बच्चों आपको मिल जाएगा a क्रॉस b, ठीक है, अगर मैं करूं प्लस a क्रॉस c। अब a क्रॉस c को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस c क्रॉस a लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डेली जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। यस, तो मैं बोलूंगा ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। a क्रॉस c को आप माइनस ऑफ c क्रॉस a हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और इसका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया बॉम्बे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों और पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो चलिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ जो इसने दे रखा है। तो इस डायग्राम में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट N है, यहाँ पे एक O है, उसके बाद आई कैन सी वन वेक्टर लाइक दिस एंड यहाँ पे M है, फिर ये वेक्टर मुझे दिख रहा है ये P है, इसके बाद एक वेक्टर मैं नीचे की तरफ देख पा रहा हूँ और एक वेक्टर ऐसा डायगोनली इधर जा रहा है। दिस इज द गिवन थिंग हियर। और बोल रहा है ये जो वेक्टर है वो A है, ये वेक्टर है वो C है, ये वेक्टर है वो B है, ये वेक्टर है E, ये मैंने आपको करेक्ट करवाया था, और ये है आपका D। ठीक है, तो ये डायग्राम मुझे दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है A प्लस B प्लस E इक्वल टू 0। तो बच्चों इस ऑप्शन को चेक करेंगे अपन, A प्लस B प्लस E। तो जरा फॉलो करिए, A B E, A प्लस B प्लस E, दे आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल क्लोज्ड पॉलीगन इन सेम ऑर्डर। मैंने सिखाया आपको, उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। सो दिस इज करेक्ट। ओके, देन बॉम्बे। बॉम्बे देखिए उसमें लिखा हुआ है C माइनस D इज इक्वल टू माइनस A। अब इसे रीअरेंज कर लीजिए। तो बच्चों एक काम करते हैं अपन, A को इधर ले आते हैं, A को इधर ले आते हैं और D को उधर ले आते हैं ताकि माइनस गायब हो जाएगा। तो अपने को मिलेगा C प्लस A इक्वल टू D। ठीक है, अब जरा ढूंढते हैं C प्लस A।
तो ये अपने पास वेक्टर सी, ये है वेक्टर ए। तो देखिए ए वेक्टर और हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है सी वेक्टर एंड हेड टू टेल वेक्टर डी। तो आप देख पा रहे हैं इन दिस ट्राइंगल, which triangle I am talking about? I am talking about MNO। ट्राइंगल MNO में ट्राइंगल लॉ लगाइए तो आपको देखेगा MN plus NO is equal to MO means A plus C is equal to D। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब ये तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, दो तो आ ही नहीं सकते, इसका मतलब ऑल करेक्ट आना पड़ेगा। फिर भी अपन सी और डी, सी को चेक करेंगे तो सी है B plus E minus C is equal to minus D। वापस से टर्म्स को इधर उधर ले आता है ताकि माइनस हट जाए, तो B प्लस E प्लस D इज इक्वल टू C। ठीक है, अब चेक करिए B प्लस E प्लस D। तो देखते हैं अपन कहां पे है अपना वेक्टर B। ये देख रहे हैं आप, दिस इज वेक्टर B, देन इट इज वेक्टर E। तो B प्लस E एक ही ऑर्डर में दिख रहे हैं, यस। D भी उसी ऑर्डर में है, तो B प्लस E प्लस D, यस। ये तीनों फॉलो करिए और अपोजिट ऑर्डर में मिल रहा है मुझे पॉलीगॉन लॉ से वेक्टर C, मींस दिस रिलेशन इज आल्सो करेक्ट। तो फिर आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको सिंगल करेक्ट पिक करना है। तो यहाँ का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो रहेगा बच्चों दिल्ली। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाई दिस रिलेशन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा दे रहा है ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये भी दिया इसने नाइदर ऑफ ए बी सी इज नल वेक्टर। सो मॉड ए मॉड बी ये सब क्या भी नहीं है, 0 नहीं है। तो अब अगर वेक्टर्स 0 नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उससे तो एक ही कंक्लूजन बच गया फिर कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर बी एंड सी। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो पूछ रहे हैं हमसे वेक्टर ए इज पैरेलल टू, तो वेक्टर ए बी सी दोनों के परपेंडिकुलर है, यस। तो बी सी के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा उसके ए पैरेलल हो जाएगा। तो बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर और कौन सा हो सकता है? बी क्रॉस सी हो सकता है एज वेल एज सी क्रॉस बी हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर के कैसा रहता है? परपेंडिकुलर। तो उस बेसिस पे अपन ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ये लॉजिक और ये लॉजिक इन दोनों को क्लब कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास? ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, और जो कि लिखा हुआ है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है, तो थर्ड का आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा दिल्ली। ऑलराइट, और बच्चों ये जो पेपर आप लोगों के हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस आप अपनी नोटबुक से पेज निकालिए या फिर आपके पास लूज A4 पेजेस हैं उनको इस्तेमाल करिए, खुद से सॉल्यूशंस बनाइए, स्टेपल करिए पेपर के साथ और एक फाइल मेंटेन करिए। क्योंकि जब आप 1-2 साल बाद जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सो अभी तो आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप सेव कर लीजिए उसको, बाद में हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक वेक्टर a विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप, यस। और बोल रहा है मेक्स, पूछा है इसका एंगल बताओ y, पूछा गया एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस। इसका एंगल चाहिए y एक्सिस के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे केस में आपको इसे प्लॉट करना चाहिए। ये अपना xy एक्सिस, x कंपोनेंट इसका +2, तो ये आ गया 2, y कंपोनेंट +3, ये आ गया 3। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका वेक्टर a आ गया, और वेक्टर a का एंगल चाहिए आपको किसके साथ?
एंगल चाहिए आपको वाई एक्सिस के साथ। अब देखिए 2 और 3 के टर्म में आंसर दिए सारे। 2 और 3 कब आएगा, ये 2 है तो फिर ये भी 2 है, तो tan ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको, tan थीटा। आप चाहें तो ट्राइंगल को नाम दे दे कुछ, सपोज ये MN है तो आप ट्राइंगल O से P मान लीजिए, PN में मैं बात कर रहा हूँ, tan ऑफ थीटा क्या आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा कि नहीं, PN/ON। सो थीटा को क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चों, चेन्नई। चेन्नई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें, इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वेक्टर है हमारे पास PQ, ठीक है, उसके बाद दूसरा वेक्टर है PS, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ पे एक टर्म है R, इसको नाम दिया है B वेक्टर और इसको नाम दिया है A वेक्टर, और मुझे एरिया दिया है इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये है बच्चों हाफ ऑफ AB दिया है, और मैं जानता हूं इस एरिया को, ये होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B, ये एरिया, और जिसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, हाफ AB। तो A क्रॉस B का वैल्यू क्या होता है, मॉड का AB साइन थीटा, मॉड है तो एन कैप नहीं आएगा, सो हाफ AB, AB क्या हो गया, कैंसिल, यानी आपको मिला साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब बच्चों साइन थीटा 1/2 कहाँ मिलता है, थीटा जब 30 डिग्री होता है। तो उसने यही पूछा इस क्वेश्चन में कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल क्या है, तो 30 डिग्री आ गया आंसर। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहे हैं एक मैन ऑफ वेट 50 न्यूटन इज स्टैंडिंग ऑन ए लैडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो आप मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, दिस इज द वॉल, और यहाँ पे लैडर है, दिस इज लैडर, ठीक है, और इस लैडर पे एक आदमी चढ़ा हुआ है और उसका खुद का जो वेट है वो बच्चों कितना है, 50 न्यूटन। यस यस, ठीक है। अब वेट जो है एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये लैडर है आपकी, ठीक है, दिस इज लैडर, और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू लैडर इज गिवन बाय, तो लैडर के परपेंडिकुलर वेट का कंपोनेंट लेना है, तो इसे मैंने W वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं लैडर के परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसके अलोंग मुझे कंपोनेंट चाहिए। ये एंगल आप फटाफट देखिए 60, ये 90, इधर दिख रहा है आपको ये 90, तो ये आ जाएगा 30 है, तो फिर ये एंगल कितना आ जाएगा 60। तो ये जो W है, ध्यान से देखिए, जो W वेक्टर है वो इस डॉट 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 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60, तो इस डॉट 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 के साथ अलोंग जो वेक्टर कंपोनेंट आएगा W का, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, W परपेंडिकुलर है ये, पर एंगल 60 डिग्री है, तो आ जाएगा W cos 60। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, W की वैल्यू 50, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों आगरा, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसे आप क्या भी लिख सकते थे, आप इसे W sin 30 भी लिख सकते थे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7th, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस ak कैप आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ a। बहुत ही आसान है, पहला वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस ak कैप। प्रोबेबली ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसको आप वेक्टर a मान लीजिए, इसको आप वेक्टर b मान लीजिए। बोल रहे हैं a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, ये तभी होता है जब उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल हो, ठीक है, अपन पहले भी ये बात देख चुके हैं, ijk az इक्वल टू bz। आप चेक करिए ax bx 1 1 इक्वल है, -3 इक्वल है, तो फिर a जो है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 5 के। इस हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हैं अपन, है ना, आगरा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर इज आगरा।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एन आर्बिट्रेरी वेक्टर ए एंड नल वेक्टर इज करेक्ट। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। पहले ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं अपन। तो a प्लस नल वेक्टर प्लस a क्रॉस नल वेक्टर। सो नल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट भी। नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर इज नल वेक्टर एंड एनीथिंग यू ऐड टू 0 वो वही रहता है, तो फिर a ही आएगा। बाकी सब ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, वही एक्सप्रेशन है आपका, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा बच्चों, आगरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ओरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी a और b का रिजल्टेंट कौन है, c। एंड वन मोर कंडीशन दे दी उसने, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज मॉड ऑफ c। बच्चों आपको याद होगा कि जो रिजल्टेंट होता है वो कहां से कहां तक जा सकता है, वो इनके डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड से लेके समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड तक जा सकता है। तो ये यहाँ पे r का रोल कौन प्ले कर रहा है, c। अब c किसके इक्वल दे दिया, a प्लस बी, वो तो तभी, ये तो c की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, c मैक्स होता है a प्लस बी, और कब होता है, when a and b are in same direction। मैंने आपको लिखवाया है प्रॉपर्टीज में, are in same direction। तो इस बेसिस पे इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 0 डिग्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा दिल्ली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 10th, a1 a2 be two non-collinear unit vectors। तो a1 a2 यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो मॉड a1 कितना आ जाएगा 1, मॉड a2 भी कितना आ जाएगा 1, और क्या बोल रहा है, दे आर मॉड ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू √3। और इसके साथ हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a1 माइनस a2 डॉट 2a1 प्लस a2 ये नंबर किसके इक्वल होगा, दिस इज द क्वेश्चन। यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जो एक्सप्रेशन पूछी गई है उसे आप एक्सपेंड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए उस एक्सप्रेशन को, कर सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है अपने को, है ना। तो चलिए क्या लिख सकते हैं अपन इसे लिख सकते हैं a1 डॉट 2a1 प्लस a2 माइनस a2 को मल्टीप्लाई करिए a2 डॉट 2a1 प्लस a2, ऐसे ही आएगा। a1 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, अब a1 डॉट a1 ये तो a1 स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a1 आएगा a1 डॉट a2 माइनस ट्वाइस ऑफ a2 डॉट a1 एंड माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो आप, a1 स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर मॉड ऑफ a1 प्लस, अब ये तो कम्यूटेटिव होता है तो -2 प्लस 1 -1 बचेगा, माइनस ऑफ a2 डॉट a1, इसे आप a1 डॉट a2 भी लिख सकते हैं, फिर इधर 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये आ गया 2 माइनस, इसको a2 डॉट a1 को लिख दिया मैंने a2 a1 इंटू कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट -1, तो ये कुल मिला के वैल्यू आ गई 1 माइनस a1 a2 की जगह भी 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो वो 1 ही रहेगा, तो कितना आ गया कुल मिला के 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा कहीं से मिल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो कॉस थीटा बच्चों कहां से मिलेगा अपने को, मॉड ऑफ a1 प्लस a2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, √3, तो यहां से मिल जाएगा अपने को कॉस थीटा। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है मुझे, मॉड ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो फॉर्मूला लगा दीजिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, इसका क्या आएगा रूट इज इक्वल टू √3, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा a1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू cos थीटा, और उधर भी √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 1 2, तो आ गया 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 3, 2 को उधर ले जाएगा बच्चों, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1 बचेगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2, और ये 1/2 आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हैं फिर अपन इसे सॉल्व। ठीक है भाई, तो ये थे आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 तो बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको थ्योरम भी लिखवाई है कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और वो सब आपस में इक्वल एंगल बना रहे हैं 2π/n का, तो फिर उनका रिजल्टेंट 0 आता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था वो, एक्सरसाइज में भी था ये। फिर है दो फोर्स दिए हैं 12th में, ठीक है। 12th में दो फोर्स दिए हैं, कौन कौन से? एक दिया है आपको 12 न्यूटन का और दूसरा दिया है 8 न्यूटन का, ठीक है भाई। पूछ रहा है इनकी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बच्चों वाला सवाल है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? उनके मैग्नीट्यूड का समेशन। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो फटाफट आंसर कितना आ गया? 20 न्यूटन। इसके बाद 13 देखिए बच्चों। अच्छा 13 भी मैं क्लास में करा चुका हूँ आपको, अगर आप नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो। a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा दिया है उसने। तो आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी ये रिजल्टेंट होता है, एक डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है, a माइनस बी ये दूसरे डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं अगर पैरेललोग्राम लॉ से समझाना चाहूँ इसे, तो मेरा ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे अपन। तो एक जो डायगोनल आएगा बच्चों, ये वाला जो डायगोनल आता है वो a प्लस बी रहता है, और ये वाला जो डायगोनल आता है वो a माइनस बी रहता है। अब ये डायगोनल एक दूसरे के क्या बोल रहा है? वो परपेंडिकुलर। तो कौन से पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? रोम्बस के। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड्स क्या हो? सेम हो। तो आप क्या लिख देंगे कि मॉड ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ b डायरेक्टली। तो 13 का आंसर आ गया बच्चों आपका चेन्नई, ठीक है। इसके बाद है 14th क्वेश्चन। 14th में क्या दिया है आपको? दो वेक्टर दिए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b पूछ रहा है। तो a वेक्टर जो है वो कितना दिया है अपने को? वो दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b दिया है बच्चों वो है माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। पूछ रहा है हमसे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। आपको याद होगा ये होता है a डॉट b बाय मॉड b। वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। a डॉट b निकालना आता होगा सबको, रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर निकालना भी आता होगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के अपने पास ये कितना आ जाएगा? -2 प्लस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई बच्चों ये 1 ये 9 और ये 16, तो 16 और 9 25 और 1 26 यानी रूट ऑफ 26, और 9 में से 6 गया तो बचा 3। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, और इसके हिसाब से आंसर आ गया आपका बॉम्बे, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने लिखवाया है नोट्स में, ठीक है। तो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स। ध्यान दें अनइक्वल, इक्वल रहता तो 2 से काम चल जाता, अनइक्वल है तो फिर कितने वेक्टर चाहिए? कम से कम 3, ठीक है। अगर वो अनइक्वल एंड नॉन कोप्लेनर बोलता तो आंसर 4 आता फिर। चलो 16 देखते हैं। 16 में पूछ रहा है एंगल बिटवीन B क्रॉस A, सॉरी 16 में एंगल नहीं पूछ रहा, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, B क्रॉस A डॉट A। आपको याद होगा कि B क्रॉस A इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, और ये जो वेक्टर है B क्रॉस A वो A के परपेंडिकुलर है, तो A के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। कोई भी दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा आपका? 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या है? द वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू ए बी मुझे दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, ठीक है भाई। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं अपने को, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, एक ये वेक्टर है
जो कि है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है ओ ए बी का, इस ट्राइंगल का। तो आपको ट्राइंगल का एरिया आता होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको पता हो, ठीक है, वो होता है फिर हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमने सीखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर नोन टू अस लाइक ए एंड बी, देन दिस इज द एरिया। तो चलिए वेक्टर्स की वैल्यू बताइए मुझे क्या क्या है। वेक्टर्स की वैल्यू है आपकी, ए वेक्टर है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आप फटाफट क्या निकाल लीजिए, a क्रॉस b, सबको आता होगा, आपने प्रैक्टिस किया है अगर, i j k, तो i यानी 3 माइनस 6 एंड 2 देन 2 1 एंड माइनस 2। तो आप कैसे करेंगे इसे, आप पता है ना, i कैप से हाइड कर लेंगे, तो पहला टर्म बनेगा माइनस 6 इंटू माइनस 2, दैट इज कितना आएगा प्लस 12 माइनस 2 माइनस j, फिर इसे हाइड कर लेंगे मिडिल रो को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस k कैप, फिर इसे हाइड कर लीजिए 3 इंटू 1 3 एंड 2 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 12। ठीक है, कुल मिला के यह आ जाता है अपने पास 10i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 10j कैप, और 12 और 3 हो जाएंगे 15k कैप। ठीक है, अब ये तो a क्रॉस b आया, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, आपको आता ही है 10 का स्क्वायर 100, दूसरे 10 का स्क्वायर भी 100, 15 का स्क्वायर 225, तो दोनों को अपन ने ऐड कर लिया तो आ गया 425 425। वैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो निकलता है 5 रूट ऑफ 17। ठीक है, तो 5 रूट ऑफ 17 तो मॉड ए क्रॉस बी आया, बट एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर वो आ जाएगा 5/2 रूट ऑफ 17। तो इस हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा आगरा फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्रॉस से जस्ट अपोजिट होता है, तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। तो ये तो सॉल्व हो गया सीधा सीधा, 18 आंसर आ गया चेन्नई। उसके बाद पूछा है 19th में, पी एंड क्यू दो वेक्टर हैं, दे आर परपेंडिकुलर, फाइंड ए। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, आपको डॉट प्रोडक्ट दिया है, परपेंडिकुलर दिया तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दीजिए 0। तो दिस वेक्टर इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, दूसरा वेक्टर q, और वो कितना है बच्चों ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब बोल रहा है पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसे केस में आप क्या करिए फटाफट p डॉट q को क्या कर दीजिए 0। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला टर्म a इंटू ए प्लस दूसरा टर्म a इंटू माइनस 2 प्लस तीसरा टर्म 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लो या सीधा फॉर्मूला लगा लो, तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 3a प्लस a माइनस 3। ठीक है, कॉमन लिया a तो ये आ गया a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो a माइनस 3, फिर a माइनस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 3 एंड a प्लस 1 आ गया। ये मेथड आता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 3, और दूसरी वैल्यू है वो आ गई माइनस 1। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, वहां से भी आ जाएगा। और यहाँ से आपको a की कौन सी वैल्यू पूछी है उसने पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा 3। 3 कौन सा ऑप्शन है फिर आगरा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है अपने को कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो बताओ ये कितना होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसकी वैल्यू पूछी ना इसने, पहले अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ए एंड बी, इसलिए इनटू एन कैप। ठीक है, क्योंकि ये मॉड नहीं है, सिर्फ ए क्रॉस बी है। अब क्या करना है मुझे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए करना है, तो वो आएगा मेरे पास ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप क्रॉस वेक्टर ए, ऐसे आएगा। अब ए बी साइन थीटा तो एक स्केलर टर्म है, बाहर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा बाहर, तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव इज एन क्रॉस ए। अब एन क्रॉस ए क्या होगा, एन क्रॉस ए होगा आपका ए बी साइन थीटा मॉड ऑफ एन। मॉड ऑफ एन तो 1 आएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर है वो, मॉड ऑफ ए इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एन कैप एंड ए। ठीक है, तो उस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूं। तो अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, अल्फा है आपका एंगल बिटवीन एन कैप एंड ए, एंड यू नो दैट एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डू यू नो दिस और नॉट, कि एन कैप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एन कैप किसके अलोंग है, ए क्रॉस बी, तो फिर इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अल्फा इज 90, कैन पुट इट देयर, सो यू गॉट ए बी साइन थीटा into a into 1, so your answer is a square b sin theta. So this is answer for question number 20. ठीक है, फिर आता है आपका 21, घूम फिर के वही क्वेश्चन फिर आ गया, a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच का एंगल तो कितना है, पाई। ठीक है, 180 डिग्री। फिर वापस से 22 क्वेश्चन थर्ड का एग्जैक्ट रिपीटेशन है, तो आंसर इसका डेली अभी एक्सप्लेन ही किया मैंने। 23, ठीक है भाई, 23 देख सकते हैं अपन। तो 23 में क्या बोल रहा है, 23 में बोल रहा है वो कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो आप लिख लीजिए इसे a क्रॉस a माइनस बी प्लस b क्रॉस a माइनस बी, लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल। फिर आपको टर्म मिलेगा, पहला a क्रॉस a, दूसरा a क्रॉस b, ठीक है, प्लस b क्रॉस a, और अगला माइनस ऑफ b क्रॉस b। और आपको याद होगा सिमिलर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, a क्रॉस a का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देता है, माइनस ऑफ a क्रॉस b प्लस ऑफ b क्रॉस a, इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, और ये भी 0 आ गया बच्चों। ठीक है, 0 के टर्म चले गए। अब ऑप्शन में देखो क्या a क्रॉस b में आंसर है या b क्रॉस a में है, माइनस तो कहीं लगा नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, पुट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, क्योंकि अपने को पॉजिटिव में आंसर चाहिए। पुट इट हियर, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b क्रॉस a आ जाएगा उसकी जगह पे, और एक b क्रॉस a बच्चों ऑलरेडी है वहां पे, तो अपना ये वाला जो टर्म है वो क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a लिखा जा सकता है कि नहीं। तो फिर यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, विच इज बॉम्बे। ठीक है, ओके। Now question number 24. Let's see 24. It is saying magnitude of two displacement vectors are given. Which pair of displacement vectors cannot give resultant of 3 centimeter? तो 3 सेंटीमीटर कौन नहीं दे सकता, तो ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में नंबर्स दिए हैं 2 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। बच्चों इनका जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां जाएगा, इनके डिफरेंस जो कि कितना आएगा 5, और इनका समेशन जो कि कितना आएगा 9। क्या 5 और 9 के बीच में 3 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये जो पेयर है वो 3 सेंटीमीटर नहीं देगा। ठीक है, तो और नहीं पूछा है उसने, तो दिस इज डेफिनेटली द पार्ट ऑफ आंसर। यस, देन मूविंग फॉरवर्ड, बॉम्बे। तो बॉम्बे में क्या क्या दिया है अपने को, बॉम्बे में दिया है जो पेयर वो है 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके समेशन और डिफरेंस से आएगा, तो वो 3 सेंटीमीटर से लेके
5 सेंटीमीटर तक रहेगा। अब 3 और 5 के बीच में तो 3 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये तो 3 दे सकता है। इसका मतलब ये फिर हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो अपना आंसर आगरा आ चुका है वैसे भी, पर अपन चेक कर लेते हैं। तो बी नहीं है आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा पेयर नहीं देगा 3, तो बी दे सकता है 3, इसलिए आंसर नहीं है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फटाफट इसका भी रिजल्टेंट बता दो कहां से कहां रहेगा। इसका रिजल्टेंट रहेगा डिफरेंस 1 सेंटीमीटर एंड समेशन 5। 1 और 5 के बीच में 3 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 3 भी दे सकता है। फिर डेली दिया है इसने 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इनका रिजल्टेंट भी बच्चों कहां कहां से जा सकता है, डिफरेंस जो कि 2 है और समेशन 6 है। तो ये भी 2 और 6 के बीच में 3 आता है, बिल्कुल आता है। तो बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली तीनों ही 3 सेंटीमीटर रिजल्टेंट दे सकते हैं, बट आगरा नहीं दे सकता। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आगरा। सो ये था बच्चों सेक्शन 1। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सो सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर है आपका 25। इसमें दिया है P और Q दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो P वेक्टर जो कि है आपका 6i कैप प्लस mk कैप, Q वेक्टर which is 3i कैप प्लस 3k कैप। और ये भी दिया है साथ में कि ना तो P वेक्टर नल वेक्टर है और ना ही Q वेक्टर नल वेक्टर है, ठीक है भाई। अब ऑप्शन वाइज ही जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बोलता है कि अगर m को -6 ले लें तो P एंड Q, अगर P एंड Q परपेंडिकुलर है, इफ P एंड Q आर परपेंडिकुलर, तो फिर m -6 होना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं। तो m को -6 पुट करो आप, तो m को -6 पुट करोगे तो P क्या आएगा, 6i कैप प्लस -6j कैप, ठीक है। और Q वो है 3i कैप प्लस 3k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप फटाफट फाइंड कर सकते हो, P डॉट Q। तो क्या मिलेगा आपको, 6 इंटू 3 प्लस -6 इंटू 3 यानी कि 18 -18 यानी 0। और डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब जो आगरा है वो ऑप्शन सही है, बिल्कुल। फिर बॉम्बे क्या बोलता है इसी का। अब मोर देन 1 में तो आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़ सकते, आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। सिंगल करेक्ट में आपको करेक्ट मिलने के बाद आप छोड़ भी सकते हैं। तो बॉम्बे में बोल रहे हैं कि m इक्वल टू 6 इफ P एंड Q आर पैरेलल। चलो भाई वो भी चेक कर लेते हैं। तो आपको आता है पैरेललिटी कैसे चेक करते हैं। पैरेललिटी मैंने सिखाया आपको, कोएफिशिएंट्स के रेशियो सेम आने चाहिए, ठीक है। तो P दिया मुझे, फिर 6i कैप और प्लस 6j कैप बन जाएगा। Q तो जो है वो ही है 3i कैप प्लस 3k कैप। तो आप px बाई qx निकालिए, वो कितना आ रहा है 6/3 यानी कितना आ रहा है 2। फिर आप py बाई qy निकालिए, उनके j कैप के कोएफिशिएंट 6/3 2, दे आर इक्वल, इसका मतलब दे आर पैरेलल। तो बॉम्बे भी सही है बच्चों। अब चेन्नई दिल्ली में जस्ट उल्टा करके लिख दिया, वो तो गलत ही हो जाएगा अगर ये सही है तो उसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 26 थ्योरेटिकल है, चलो पढ़ते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। बच्चों कई बार हमको आता है क्वेश्चन, ठीक है, और हम नॉट नहीं पढ़ते हैं और टिक कौन से करके आ जाते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। आपने दिमाग लगाया, सही लगाया, पर नंबर नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान रखिए इस बात का। ओके, नाउ सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दी हुई है। ये बहुत जरूरी होता है जानना कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नहीं है, तो आप बिंदास कर सकते थे। बॉम्बे दिया है यूनिट वेक्टर हैज डायमेंशंस एंड यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हैज डायमेंशन, पहला ऑप्शन है आपका b इज इक्वल टू 26 कर रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन आगरा। इसमें बोल रहा है आपको कि b इक्वल टू k, ठीक है, जहां पे k स्केलर है। तो बोल रहे हैं b एंड a आर पैरेलल और कोलिनियर, बिल्कुल सही है, b एंड a आर कोलिनियर। ये कंडीशन ही है कोलिनियरिटी की, ठीक है, दैट a इक्वल टू लैम्डा b और b इक्वल टू लैम्डा है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट होने की वजह से ये आंसर नहीं हो पाएगा कि उसने नॉट करेक्ट पूछा है। फिर बॉम्बे
बॉम्बे में बोल रहा है यूनिट वेक्टर हैज डायमेंशन इन यूनिट, मैंने लिखवाया है यूनिट वेक्टर के पास यूनिट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है, पर हमारा आंसर का पार्ट होगा। उसने पूछा इनमें गलत कौन कौन से हैं या सही कौन से नहीं है। फिर पूछा 3 कॉन्करेंट वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। नो नो नो, मस्ट गलत हो गया है बच्चों। जैसे आई जे के कॉन्करेंट वेक्टर है, एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं वो, पर वो कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। कॉन्करेंट वेक्टर कौन होते हैं? तो एक ही जगह से स्टार्ट हो। तो 3 कॉन्करेंट वेक्टर एक प्लेन में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए? वो गलत हो गया। तो मस्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पर गलत होने की वजह से ये हमारा आंसर रहेगा। सो नॉट करेक्ट पूछा है। फिर डेली 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। हाँ बच्चों, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं, आप उन्हें पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर ये सही स्टेटमेंट है डेली, पर आंसर नहीं होगा। तो आंसर आएगा बॉम्बे एंड चेन्नई। तो 27th, ठीक है। तो यहाँ का आंसर बॉम्बे एंड चेन्नई आएगा, ठीक है बच्चों। 27th की बात कर लेते हैं फटाफट। तो 27th में बोल रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो देखिए ए क्या दिया है 2i कैप प्लस जे कैप, बी दिया है i कैप प्लस जे कैप, दोनों ही xy प्लेन में है। तो कोई भी वेक्टर जो कि xy प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो a और b के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब xy प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस होती है, तो z में 2 वेक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव z और एक नेगेटिव z। तो आप k कैप भी करके आएंगे और माइनस k कैप, क्योंकि ये क्या है मोर देन वन टाइप। तो आंसर आएगा इसका आगरा एंड बॉम्बे। चलिए सेक्शन 3। तो मोर देन वन टाइप में आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना है और नंबर भी कम मिलेंगे। सपोज आप 27 है, 27 में किसी ने सिर्फ ए टिक किया है तो उसको 0 मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगर उसने ए बी टिक किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, उसने सिर्फ बी टिक किया है तो 0 मिलेगा। कुछ गलत टिक कर दिया जैसे ए बी सी टिक किया है तो डोंट थिंक ए बी तो किया ही है, तब भी आपको 0 मिलेगा। एक भी गलत ऑप्शन टिक किया तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो नंबर तभी मिलेंगे जब आपने सिर्फ सही ऑप्शंस ही मार्क किए हैं, ठीक है। असर्शन रीजंस की बात कर लेते हैं। असर्शन रीजन में आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी दोनों सही हैं, एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। तो आई एम सॉरी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि दोनों सही हैं और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले को एक्सप्लेन करता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, यू लिव्स इन अमरावती, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यू आर एन इंडियन। स्टेटमेंट 1 इज यू लिव्स इन अमरावती, स्टेटमेंट 2 इज यू आर एन इंडियन। मुझे बच्चों ये बताओ, क्या स्टेटमेंट 1 सही है? मान लो मैं जानता हूं तुम्हें, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, आप अमरावती में ही रहते हैं, आप भारतीय हैं, ये भी सही है कि आप भारतीय हैं, इंडियन हैं। पर मुझे ये बताओ, क्या आपके इंडियन होने से ये जस्टिफाई होता है कि आप अमरावती में रहते हैं? क्या अमरावती के बाहर रहने वाले लोग इंडियन नहीं है? हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, उल्टा करते हैं इसे। पहला स्टेटमेंट यू आर एन इंडियन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 यू आर बोर्न इन अमरावती। ओके, ये बात भी मान लेता हूं मैं कि मुझे जानकारी है कि आपका जन्म अमरावती में हुआ है, ठीक है, तो सही है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 भी सही है, आप इंडियन हैं। और यहां पे स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये भारत का संविधान बोलता है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो यहां पे आप आंसर कौन सा करेंगे? फर्स्ट केस में जब मैंने बोला था, यानी यू लिव्स इन अमरावती, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 यू आर एन इंडियन, वहां आप टिक करेंगे बॉम्बे। और वो क्या बोलता है बॉम्बे? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। और दूसरा जो मैंने केस लिया, आई टोल्ड यू यू आर एन इंडियन, एंड स्टेटमेंट 2 मैंने बोला यू आर बोर्न इन अमरावती। तो यहाँ पे आप आगरा टिक करेंगे क्योंकि वहां पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। चेन्नई एंड दिल्ली बहुत इजी है, उसमें तो एक गलत एक सही का गेम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अपन अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला दिया है 28।
तो बच्चों उसमें स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, 28 का स्टेटमेंट 1 देखिए आप, स्टेटमेंट 1 दिया है मुझे कि ए एंड बी इनके बीच में एंगल थीटा है और बोल रहा है कि tan थीटा कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। बच्चों इसमें क्या प्रॉब्लम है आप समझिए, ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, बट साथ में कौन आएगा, एन कैप, और इसे सिर्फ क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया तो ये दोनों का रेशियो tan थीटा आ गया, बट साथ में कौन आ रहा है, एन कैप, मतलब ये वाली साइड क्या लिखी हुई है बच्चों, एक वेक्टर, और ये वाली साइड क्या लिखी हुई है, स्केलर। और आप ध्यान दें एक स्केलर एक वेक्टर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a डॉट b। अब ये बात सोचिए, a डॉट b वेक्टर ही नहीं है, तो स्केलर के कोई कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि 2 इज परपेंडिकुलर टू 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही स्केलर है। तो मुद्दा ये है कि a क्रॉस b वेक्टर है भाई, यस a क्रॉस b वेक्टर है, और a डॉट b क्या है, a डॉट b स्केलर है। नाउ एनी वेक्टर कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू ए स्केलर, आप समझ रहे हैं बात। तो फिर स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन पे जाएं तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसमें लिखा हो कि बोथ आर फॉल्स, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बोनस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या हुई है, देयर इज ए टाइपिंग एरर इन दिस क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि tan of theta is equal to mod of a cross b divided by a dot b। स्टेटमेंट 1 ये था एक्चुअली, तो जो मॉड है वो हट गया है यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। मॉड रहता तो फिर ये एन कैप नहीं आता, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाता, फिर स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाता, 2 फॉल्स हो जाता, और आंसर क्या आ जाता, फिर चेन्नई आ जाता। पर फिलहाल ये बोनस है, आप सभी को फ्री में नंबर मिलेंगे क्वेश्चन 28 में। 29 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी 0। यस, स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। कब कब, 3 कंडीशन, आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0 और बोथ आर 0 और दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रश्न बोला क्या 0 हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, तो फिर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। दूसरा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। तो इसने तो समझा भी दिया ना, देखो इसने बोल दिया कि अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, हाँ भाई होता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तब मैं ये बोल सकता हूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है, एंड स्टेटमेंट 2 फर्स्ट को क्या भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर 30 पे चलते हैं। इफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर 0, दो वेक्टर है इनके दोनों प्रोडक्ट 0 है, क्रॉस बी और डॉट बी, वो तभी पॉसिबल है जब या तो ए या फिर बी या फिर दोनों ही नल वेक्टर हो, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। तो इट इंप्लाइज दैट वन ऑफ द वेक्टर ऑफ ए एंड बी मस्ट बी ए नल वेक्टर, बिल्कुल सही बात है भाई, किसी न किसी को तो नल वेक्टर होना ही चाहिए। फिर स्टेटमेंट 2, नल वेक्टर इज ए वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड। हाँ बात ये भी सही है कि नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, पर मैं ये पढ़ लूं कि नल वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, तो उससे स्टेटमेंट 1 कहां एक्सप्लेन हुआ है। स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है कि इफ a डॉट b इज आल्सो 0, a क्रॉस b इज आल्सो 0, देन वन ऑफ द a एंड b मस्ट बी 0। ये कहीं दूर दूर तक एक्सप्लेन नहीं हो रहा है स्टेटमेंट 2 से। एक्सप्लेनेशन क्या होती है स्टेटमेंट 1 की, वो होती a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप एंड a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। एंड अगर आपने 0 करना चाहते हैं तो आपका या तो a या फिर b या फिर दोनों 0 होने चाहिए, क्योंकि एक गिवन थीटा पे sin थीटा cos थीटा 0 नहीं होते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट बॉम्बे इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना होता है, ठीक है। तो अगर मैं एम्स की बात करूं जो अभी नीट में मिल गया है, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आते थे एम्स में, नीट में अभी पूछे जाएंगे, ठीक है, एसएसएन रीजन। और जेडब्ल्यू आईआईटी एडवांस की मैं बात करूं तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं। तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद एसएसएन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। ओके, दैट्स इट अबाउट पेपर डिस्कशन। तो आज के लिए सिर्फ यही है, आगे जो डिफरेंशिएशन है कल से आपको मिलेगा, ठीक है।